हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है ऑन दी डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान पे। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी जो कैमल यानी कि ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान में चल रहा होता है, उसके मन में कैसे भाव होते हैं, वो क्या सोचता है, ये इस पोएम में बताया गया है। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। All around to the bound of the vast horizons round, all sand, 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 all burning, glaring sand. On my camel's hump I ride, as he sways from side to side with an awkward step of pride, and his scraggy head uplifted and his eyes so long and bland. यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बताया है कि जो कैमल के ऊपर बैठा हुआ आदमी होता है वो क्या कह रहा होता है कि आसपास हर जगह मैं घिरा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरी जितनी दूर तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। होराइजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइट जहाँ आपको क्या लगता है कि आसमान और जो ज़मीन है वो आपस में मिल रहे हैं, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है उसको होराइजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आदमी क्या कह रहा है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। ऑल बर्निंग एंड ग्लेरिंग सैंड। बर्निंग मतलब धूप इतनी है कि धूप की जो तपिश है उससे वो जो सैंड है, रेत है, वो जल रही है आग की तरह और चमक रही है। ऑन माई कैमल्स हम्प आई राइड। कैमल का जो हम्प यानी कि जो उठा हुआ पार्ट है उस पर वो बैठकर उसको राइड कर रहा है, उस पर जा रहा है। जैसे जैसे कैमल यानी कि ऊंट चलता है तो वो स्वे करता है, यानी कि इधर उधर को जिस तरह से उसके पाँव पड़ते हैं वो ऐसा लगता है, यानी कि धीरे धीरे मूव करना एक तरफ और दूसरी तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे वो कदम चल रहा है बिल्कुल अजीब और गर्व से भरकर। अपनी जो हेड है, उसका जो स्क्रैगी हेड, स्क्रैगी मतलब बहुत ही थिन, तो जो उसका पतला सा सर है उसको ऊंचा करके गर्व से वो अपनी इस चाल में चल रहा है। उसकी आंखें जो इतनी लंबी लंबी और डल सी है उसको ऊपर करके, इस तरीके से उसकी चाल के बारे में बताया है, जिस ऊंट पे वो बैठा है कि वो किस चाल में चल रहा है। पूरा गर्व से अपने सर को ऊंचा रख के अपनी लंबी सी आंखें जो बिल्कुल ही डल दिखाई देती हैं, बट उनको ऊपर रख के आगे का एरिया देखता हुआ वो बस अपनी चाल चलता जा रहा है। नथिंग इज नियर इन दी ब्लियर। अब यहाँ पे कहना चाहता क्या है कि आसपास मेरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब जो मेरी आँख है जहाँ तक देख पा रही है वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खालीपन है। And the simmering atmosphere, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand, all alone as I ride. शिमरिंग एटमॉस्फेयर कहने का मतलब है जो ये गर्मी वाला एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है बहुत गर्म हो चुका है, वहाँ पे उसको आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय उसकी खुद की परछाई के, खुद की और ऊंट की परछाई के। एज वो ऊंट पे बैठ के जैसे चल रहा है, सिर्फ उसको ज़मीन पर अपनी और ऊंट की परछाई ही नजर आ रही है। ओवर द डेजर्ट ओशन वाइड इट इज एवर एट माई साइड, इट हॉन्ट्स मी, इट परस्यूज मी, इफ आई फ्ली और इफ आई स्टैंड। देखा जाए ये जो रेगिस्तान का समुंदर है ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही फैला हुआ है और ये हमेशा ही मेरे साइड में रहने वाला है। ठीक है, ये मुझे घोस्ट की तरह डरा रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मैं चाहे जहाँ भी भाग जाऊं या खड़ा रहूं ये मेरे पीछे ही रहेगा। यहाँ पे मतलब क्या है, उस राइडर का भाव बताने की कोशिश की जा रही है कि वो इतना टफ उसको लग रहा है इस रेगिस्तान को क्रॉस करना कि उसे लग रहा है इसका अंत ही नहीं होने वाला है, ये जहाँ जाएगा ये रेत उसका पीछा करती ही रहेगी। Not a sound all around save the padded beat and bound of the camel on the sand, of the feet of the camel on the sand. यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आसपास सिवाय उसके, किसके, जब कैमल उस रेगिस्तान पे चल रहा है, उस रेत पे चल रहा है, तो उसके पाँव से जो
हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही है सिवाय उसके, वो उसको सुनाई दे रही है। ठीक है। नॉट अ बर्ड इज इन द एयर दो द सन विद बर्निंग स्टेयर। आसमान में एक परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय सूरज के जो जलता हुआ मुझे घूर रहा है। इज प्रेइंग एवरीवेयर। इस प्रेइंग कहने का मतलब है जैसे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है, उसी प्रकार ये सूरज क्या है, हर जगह अपने शिकार को ढूंढ रहा है, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है। ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट, किसके ऊपर, ये जो पीला रेगिस्तान है इसको घूर रहा है। और ये रेगिस्तान जो कि कैसा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, इतना वास्ट, इतना फैला हुआ है, येट देखने में क्या है, इसकी अपनी ही एक खूबसूरती है। तो ये पोएम जो थी वो किसने लिखी थी, विलियम वेटमोर स्टोरी ने। ठीक है। आइए अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रहेंशन। A1 fill in the blanks. The speaker of the poem is a traveler. Number 2, the traveler is riding on a camel. Number 3, the glaring thing all around him is sand. Number 4, the traveler says that the shadow of the camel on the sand is ever at his side. Number 5, the sun is praying everywhere. Number 6, the traveler compares the desert to a wide ocean. A2 answer these questions. Number 1, describe the camel's movement. तो यहाँ पे आप लिखेंगे the camel sways from side to side with an awkward step of pride. Full stop. Its head is lifted upwards and its eyes are looking long ahead. Question number 2. It haunts me, it pursues me, if I flee or if I stand. What is it? तो यहाँ पे हम लिखेंगे it, इसको आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, refers to the shadow of the camel on the sand. Question number 3. Can the traveler hear any sounds? Question mark what? तो इसका आंसर आप लिखेंगे The traveler can hear the footsteps of the camel on the sand. Question number 4. Why does the traveler feel that the sun is praying everywhere? तो इसका आंसर आप लिखेंगे The sun is very hot and all around the traveler and the sand is glaring with sunlight. Full stop. So he feels that the sun is praying everywhere. Question number 5. What is the meaning of the phrase desolately grand? तो इसका आप आंसर लिखेंगे The desert is empty and tough to cross. Full stop. But it is vast and has a beauty of its own. ठीक है। आगे हम करेंगे साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, इनको हम पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट जो रो है उसमें दिया है अराउंड, सैंड, होराइजन, नथिंग, अलोन। ठीक है। इसमें जो आवाज़ है वो कहाँ से निकल रही है, आपकी नाक से। दूसरा देखते हैं कैमल, हम्प, सिमरिंग, विलियम, समर, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। और आगे देखते हैं ग्लेरिंग, बर्निंग, सैंग, इंग्लिश, किंग कॉन्ग, इसमें भी क्या है, आपके नाक से आवाज़ आ रही है। तो इन्हीं सब शब्दों में आपकी जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो कहाँ से आ रही है, आपके नाक से। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नेजल साउंड। B1 में आपको दिया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। इसको आपने जितने भी वर्ड दिए हैं पहले तो पढ़ना है, फिर देखना है कि इनमें से कौन से हैं जो नेजल साउंड को कंटेन करते हैं। फिर आपने इनमें लिखना है जो नीचे आपको 2 कॉलम दिए हैं, वर्ड्स विद 1 नेजल साउंड एंड वर्ड्स विद 2 नेजल साउंड में अलग अलग लिखना है। तो वर्ड्स विद 1 नेजल साउंड में आपके आएंगे मदर, ड्रिंक, रन, कॉलम, एंगर, प्लैंड, ऑटम, राउंड, रिंग।
ठीक है। और सेकंड रो में वर्ड्स विद 2 नेजल साउंड, उसमें आप लिखेंगे नॉकिंग, सिंगिंग, माउंट, माइक्रोफोन, मैनर, 9। ठीक है। और एक और इसमें एक साउंड है जो मोर देन 2 नेजल की आती है, इसका आप तीसरा कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे वर्ड विद मोर देन 2 नेजल साउंड्स, और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आएगा और वो है मॉर्निंग। ऑलराइट, अब करते हैं B2 पार्ट। रिप्लेस 1 और 2 लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स कंटेनिंग नेजल साउंड। हर वर्ड में से आपने एक या दो लेटर को हटाना है, उसकी जगह कुछ और लिखना है, ताकि ऐसे शब्द बने जो नेजल साउंड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया है पेट, तो इसमें टी को हटा के एन लिखेंगे और वर्ड बनेगा पेन। नंबर 2 में दिया है रोज, तो इसमें आप आर को हटा के एन लिखेंगे और बनेगा नोज। थर्ड में दिया है ब्रिक, तो इसमें आप सी और के, लास्ट के जो सी के हैं उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, एन और जी, तो ये बन जाएगा ब्रिंग। ठीक है। फोर्थ में दिया है रिस्ट, तो इसमें आप एस टी को हटा देंगे और वहां डाल देंगे क्या, एन और जी, तो बन जाएगा रिंग, WRING। फिफ्थ में दिया है डे, डी को हटा के एम लिख देंगे तो बन जाएगा मे। और सिक्स्थ में दिया है सपर, तो इसमें आप डबल पी को हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे डबल एम, तो क्या बन जाएगा, समर। ठीक है, ये सारे वर्ड फिर बन जाते हैं जो नेजल साउंड के होते हैं। B3 में दिया है फर्स्ट कॉलम में आपने फाइंड करने हैं ऐसे राइमिंग वर्ड जो पोएम के हैं, और दूसरे कॉलम में डालने हैं अपनी मर्जी से और कोई आपने दो और राइमिंग वर्ड उसमें ऐड करने हैं। ठीक है। तो राउंड का आपने राइमिंग वर्ड पोएम से ढूंढ के लिखना है, तो वो क्या बनेगा, अराउंड। ओके। और दूसरा बाउंड। वाइड का हो जाएगा राइड, प्राइड, साइड। सैंड का ब्लैंड, ग्रैंड, सैंड। ब्लियर का लिखेंगे आप नियर, एटमॉस्फेयर। और एयर का हो जाएगा स्टेयर, एवरीवेयर। ठीक है। अब आपने इनसे मैचिंग होते हुए राइमिंग वर्ड अपनी मर्जी से दो दो और लिखने हैं। ठीक है। तो बच्चों ये आपने खुद करना है। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं, जो बोलने में एक जैसे लगते हो। जैसे कि राउंड है तो इसका साउंड भी हो सकता है, एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, साउंड हो गया, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो दो ऐड करने हैं हर एक में। तो ये बच्चों आपने खुद से ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।